आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्रियाधार एवं अभिकर्मक। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो इसकी स्टडी हम लोग करेंगे और बारीकी से इस बात को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं में आयन नहीं बनते। तो जनरली इस बात को ध्यान रखना है हमें कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है उनमें आयन नहीं बनते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अणु स्वयं अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो खुद ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। कह रहा यह सुविधाजनक होता है कि एक अभिकर्मक को क्रियाधार और दूसरे को अभिकर्मक माना जाए। तो किसी एक को सबस्ट्रेट और किसी एक को हम लोग रिएजेंट मानेंगे। तो ऐसा करने में हमें बहुत सुविधा मिलती है कि किसी एक को हम सबस्ट्रेट और किसी एक को रिएजेंट मान लें। तो कह रहा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कह रहा है सामान्यतः वो अणु जिसका कार्बन नया आबंध बनाता है क्रियाधार होता है और दूसरे अणु को अभिकर्मक कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बात को बारीकी से समझिए कि जो भी एटम, जो भी मॉलिक्यूल, अणु का मतलब मॉलिक्यूल, एटम का मतलब परमाणु, तो जो भी मॉलिक्यूल हमारा आबंध यानी नया आबंध यानी नया बॉन्ड बनाता है उसे हम क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट कहते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल को हम लोग अभिकर्मक यानी रिएजेंट कहते हैं। ये बात समझ में आई। अब कह रहा है जब कार्बन कार्बन आबंध बनता है तो क्रियाधार और अभिकर्मक यानी सबस्ट्रेट और रिएजेंट का चयन विवेकानुसार किया जाता है और यह अवलोकित किए जा रहे अणु पर निर्भर करता है। तो किसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे, किसको रिएजेंट कहेंगे, यानी कौन क्रियाधार है कौन अभिकर्मक है, यह हम अपने विवेक के अनुसार तय करेंगे। कह रहा है यह अवलोकित किए जा रहे अणु पर निर्भर करता है। तो ये बात हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए आगे थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द चॉइस ऑफ नेमिंग द रिएक्टेंट्स एंड सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो द चॉइस ऑफ नेमिंग द रिएक्टेंट्स एज सबस्ट्रेट, जो क्रिया करने वाले अभिकर्मक हैं उनमें कौन सबस्ट्रेट है कौन रिएजेंट है, इज आर्बिटरी यानी ये आप पर निर्भर है, एंड डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर अंडर ऑब्जर्वेशन, और उस मॉलिक्यूल जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं उस पर निर्भर करेगा कि किसको हम क्रियाधार माने और किसको अभिक्रिया के अभिकर्मक माने। ये बात निर्भर करेगी उस मॉलिक्यूल पर। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि कौन क्रियाधार है यानी सबस्ट्रेट, कौन रिएजेंट है, ये हमें अपने विवेक के अनुसार चुनना पड़ेगा। वैसे जनरली यहाँ पर देखिए बता रहा है कि सुविधा के अनुसार अभिकर्मक को क्रियाधार और दूसरे को, यह सुविधाजनक होता है कि एक अभिकर्मक को क्रियाधार और दूसरे को अभिकर्मक माना जाए यानी रिएजेंट माना जाए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अभिक्रियक या तो लिखना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब रिएजेंट जो है, एक रिएजेंट होगा और एक सबस्ट्रेट होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सामान्यतः वो अणु जिसका कार्बन नया आबंध बनाता है क्रियाधार कहलाता है। तो सबस्ट्रेट हम उसको मानेंगे
उस अभिकर्मक को मानेंगे जो नया कार्बन नया आबंध बनाता है, और दूसरे को अभिकर्मक यानी रिएजेंट मानेंगे। अभिक्रियक लिखना चाहिए। अभिकर्मक तो दोनों हो गए, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों। तो जो भी है हिंदी में थोड़ा सा समझ में वो रहता है, तो इसलिए हम इंग्लिश बुक का भी सहारा ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी एथिलीन है। तो एथिलीन और ये Br2 यानी ब्रोमीन से अभिक्रिया कराई जा रही है, तो ब्रोमीन को अभिकर्मक माना जा रहा है और एथिलीन को हमारी क्रियाधार माना जा रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सामान्यतः वो अणु जिसका कार्बन नया आबंध बनाता है क्रियाधार कहलाता है, यानी सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर देखिए कार्बन में आबंध है, बॉन्ड बने हुए, तो यहीं पर बॉन्ड का खेल होगा, इसलिए इसे क्रियाधार माना गया है। ये दूसरे को अभिकर्मक माना गया। थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट। अब देखिए यहाँ अभिक्रिया हुई है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन में क्या होता है कि दो आबंध ब्रोमीन के बीच एक Br ये हो जाएगा और एक Br ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड है। तो ये बीच से जब टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक CH2 के साथ एक Br आ जाएगा और एक CH2 के साथ एक Br आ जाएगा। तो CH2Br हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि Br2 मतलब दोनों तरफ Br हैं, तो होमोलिसिस होगी, हेट्रोलिसिस नहीं होगी। तो दोनों तरफ एक एक Br आ जाएगा। ये आबंध टूट जाएगा और यहाँ पर एक के साथ एक तरफ Br आ जाएगा, एक तरफ Br आ जाएगा। इसी प्रकार ये नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखिए सबस्ट्रेट है, इसको रिएजेंट माना गया है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड देखिए जैसे टूट के Br जुड़ रहा है, तो यहाँ पर भी ये टूट करके जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमारा अगर CH3 देखा जाए तो इसमें ये Cl रहेगा। तो यहाँ पर ये CH3 Cl में ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर क्या होगा, CH3 Cl का जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर एक CH3 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर से जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन एक हटेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये जो कार्बन है हमारा, यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। पहले 1 2 3 थे, तो एक हाइड्रोजन रहा होगा। तो ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ चला गया, तो HCl बना लिया और ये CH3 यहाँ पर अटैच हो गया इस जगह। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा, ये बेंजीन रिंग में CH3 जुड़ के C6H5CH3, इसको टॉलुइन भी कहते हैं, और ये HCl इस तरह से अलग हो गया। तो इस तरह से हमारे ये जो है आबंध बनते हैं। तो ये देखिए हिंदी वाली बुक में इस तरह से बना, ये अभिक्रियक है, ये अभिकर्मक है, ये उत्पाद है, ये भी हमारा उत्पाद है। कैसे बना उस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है Cl के साथ जाके Cl बना लिए, और ये जो मेथिल ग्रुप है यहाँ पर जुड़ करके ये पूरा उत्पाद बना लिया। इसको हम टॉलुइन कहते हैं। आगे जब हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये जो है अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। देखिए कह रहा है कि अभिकर्मक क्रियाधार के क्रियाशील बिंदु पर आक्रमण करते हैं। तो जो अभिकर्मक है, रिएजेंट है, ये जो सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार है के क्रियाशील बिंदु पर, जो रिएक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर ये जो है अपना काम करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल बाद में पढ़ेंगे। इसी में से क्या है, यहाँ पर देखिए इसके बाद नहीं लिखा गया है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल हेडिंग के बाद लिखा गया है रिएजेंट्स अटैक द रिएक्टिव साइड ऑफ द सबस्ट्रेट। जो क्रियाशील बिंदु है वहाँ पर हमारा जो अभिकर्मक है, रिएजेंट है, वो क्रियाधार पर अटैक करता है।
अब देखिए आगे कह रहा है कि क्रियाशील स्थान अणु या इलेक्ट्रॉन के अभाव वाला क्षेत्र हो सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिए कि जो हमारा क्रियाशील स्थान है, रिएक्शन पॉइंट है या रिएक्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अभाव हो सकता है या फिर एक धनात्मक क्रियाशील स्थल हो सकता है। तो इसको यहाँ से अंडरलाइन करिए। क्रियाशील स्थान अणु का इलेक्ट्रॉन के अभाव वाला क्षेत्र हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के अभाव वाला क्षेत्र यहाँ अंडरलाइन किया, अब इधर अंडरलाइन करेंगे हम लोग, उसको अंडरलाइन करिए और ये इतना अंडरलाइन करिए। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का अभाव होगा तो धनात्मक क्रियाशील स्थल बनेगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि उदाहरणार्थ अणु में उपस्थित अपूर्ण इलेक्ट्रॉन कोष या किसी द्विध्रुव का धनात्मक सिरा। तो जाहिर सी बात है कि अगर अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वहाँ धनात्मक आवेश होगा। या फिर पोल जो होते हैं डाईपोल, द्विध्रुव, उसमें एक पोल धनात्मक होता है, एक पोल ऋणात्मक। तो द्विध्रुव में जो धनात्मक सिरा होगा वहाँ पर ऐसा होगा। तो इस बात को हमें ध्यान देना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आक्रमणकारी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन धनी होती है तो इन क्षेत्रों पर आक्रमण करती है। यदि आक्रमणकारी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन धनी होती है तो इन क्षेत्रों पर आक्रमण करती है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वही स्थान धनात्मक क्रियाशील होगा। तो धनात्मक क्रियाशील है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तभी तो धनात्मक है। तो वहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन से परिपूर्ण स्पीसीज वहाँ पर अटैक करेगी जो धनात्मक क्रियाशील स्थान होगा। यदि आक्रमणकारी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों का अभाव हो तो वो क्रियाधार अणु के उस भाग पर आक्रमण करती है जो इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति कर सकता हो। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसका उल्टा कर दें और जो स्पीसीज आक्रमण कर रही है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो जाहिर सी बात है वो वहाँ आक्रमण करेगी जहाँ से इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति हो, यानी इलेक्ट्रॉन उसे मिल सके। जैसे उदाहरण दे रहा है कि उदाहरण है द्विआबंध के पाई इलेक्ट्रॉन। तो उदाहरण में क्या है, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का अभाव हो तो क्रियाधारण उस स्थान पर आक्रमण करती है जो इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति कर सके। तो यहाँ पर देखिए पाई आबंध जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अभाव वाला जो क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट है तो इन पाई इलेक्ट्रॉनों पर आक्रमण करता है जो द्विआबंध में पाए जाते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में हमेशा जब बॉन्ड की संख्या बढ़ती है तो एक सिग्मा होता है, बाकी सारे पाई बॉन्ड होते हैं। इस बात को ध्यान देना है। अब आगे आ जाता है इलेक्ट्रॉन रागी और इलेक्ट्रॉन अनुरागी, यानी इलेक्ट्रॉन से धनी और इलेक्ट्रॉन से ऋणी। थोड़ा इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, ये हेडिंग यहाँ पर गलत पड़ गई है। देखिए क्या ये हेडिंग यहाँ पे पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। देखिए क्या रहा, इफ द अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन से धनी है, इट अटैक दीज साइड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है पॉजिटिव रिएक्टिव साइड, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिच वाली स्पीसीज अटैक करेगी। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है वो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, सप्लाई कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन, वहाँ अटैक करते हैं। जैसे पाई बॉन्ड इज इन ए डबल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए वहाँ पर ये अट्रैक्ट करता है
जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो स्पीसीज। तो ये चीज़ निकल करके सामने आई। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी यानी न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। कहने का मतलब जो नाभिक से प्रेम करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल। तो इनकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला विकर्मक इस इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक रागी मतलब न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला, अभिकर्मक नाभिक स्नेही। जाहिर सी बात है कि नाभिक में प्रोटॉन होता है वो धनात्मक होता है। तो जाहिर सी बात है कि धनात्मक को धनात्मक किसको पसंद करेगा? ऋणात्मक को, क्योंकि उसके पास जिसके पास जो कमी होती है वो पूर्ति के लिए अपने से उल्टा से प्रेम करता है। जैसे लड़का लड़की से, लड़की लड़का से, तो उल्टा होता है। तो नाभिक स्नेही मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा तो वो नाभिक स्नेही होगा यानी न्यूक्लियस से प्रेम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला अभिकर्मक नाभिक स्नेही या नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, अर्थात नाभिक खोजने वाला कहलाता है। तथा अभिक्रिया नाभिक रागी अभिक्रिया कहलाती है यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले अभिकर्मक को इस इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले ले उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन चाहने वाला या इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं। और अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई। अब देखिए नीचे कह रहा है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हमको समझ में आ गया। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से लव करने वाले, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे जो दे सकते हैं वही ऐसा करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं यानी इलेक्ट्रॉन से प्रेम करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो स्थिति यहाँ पर बनेगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियोफिलिक स्थिति बनेगी। अब कह रहा है ध्रुवीय कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्रियाधार के इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र पर नाभिक रागी आक्रमण करता है। तो जाहिर सी बात है कि पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो सबस्ट्रेट होता है तो इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र पर नाभिक रागी आक्रमण करता है। तो इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, तो जाहिर सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन को चाहता है तो उसके केंद्र पर नाभिक रागी आक्रमण करता है, न्यूक्लियोफिलिक। इसको थोड़ा सा हिंदी में और इंग्लिश में और देख लेते हैं। ए रिएजेंट दैट ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ला सकता है टू रिएक्टिव साइट पर, इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोफाइल, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस से प्रेम करने वाला। तो न्यूक्लियस से प्रेम कब करेगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो धन आवेश है ना प्रोटॉनों की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो वही कह रहा है ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इसीलिए उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। दैट इज न्यूक्लियस सीकिंग एंड द रिएक्शन इज देन कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है इसी प्रकार क्रियाधारकों के इलेक्ट्रॉन धनी यानी नाभिक रागी केंद्र पर इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो नाभिक रागी आक्रमण उसे कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, क्योंकि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे,
इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन धनी जो होगा वही नाभिक के पास जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, नाभिक को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसीलिए नाभिक रागी केंद्र पर इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करता है। अब देखिए, जब हम ये नीचे एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। कह रहा है अतः आबंध अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन रागी क्रियाधार से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है। अतः आबंधन अन्योन्य क्रिया से जो बॉन्ड रिएक्शन होती है, देखिए यहाँ पर कह रहा है a reagent that take away an electron pair from reactive site is called electrophile। तो a reagent that take away an electron, एक रिएजेंट दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या निकाल सकता है फ्रॉम रिएक्टिव साइड, रिएक्टिव साइड से, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन का लब करता है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल ले जाएगा। अब कह रहा है नाभिक रागी से इलेक्ट्रॉन रागी की ओर इलेक्ट्रॉन का संचलन वक्र तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि नाभिक रागी से यानी न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रोफाइल तक की तरफ जो इलेक्ट्रॉन का संचलन होता है, गमन होता है, उसे एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तीर बनाई जाती है, इस प्रकार से ऐसे तीर बना करके हम लोग दर्शाते हैं कि उधर जो है इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है। अब देखिए आगे कह रहा है हाइड्रोक्साइड OH माइनस, साइनाइड आयन NC माइनस, ये देखिए CN माइनस होता है, यहाँ पर NC माइनस लिखा है, उल्टा थोड़ा सा लिखा है, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा, इधर भी तो साइनाइड को इस तरह लिखा है NC माइनस, तो NC माइनस एंड कार्ब ऋणायन, यानी ये C माइनस और यहाँ पर ये कोई ग्रुप लगा होगा कार्बन से संबंधित, तो कार्ब ऋणायन, इसको कार्बेन आयन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए कार्बेन आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सच एज H2O, R3N, R2NH एटसेट्रा कैन आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद है इन सब में, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस इनको इसलिए लब करेगा क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो यहाँ पर तो देखिए ऋणावेश है, तो जाहिर सी बात है ऋण में इलेक्ट्रॉन ही होता है, यहाँ पर भी ऋणावेश है तो ऋण में इलेक्ट्रॉन ही होता है, यहाँ पर भी ऋणावेश है तो ऋण में इलेक्ट्रॉन ही होता है। और जो न्यूट्रल है, जहाँ जहाँ ऋणावेश नहीं है, उनके पास देखिए दो जोड़े, यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये बिंदु बनाए गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, 4 बिंदु मतलब 2 जोड़ा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जैसे ऑक्सीजन होता है हमारा, तो ऑक्सीजन को O8 16 लिखा जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास होता है, तो ये एटॉमिक नंबर है, तो इसको हम 2,6 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड बने हैं, तो ऑक्सीजन है हमारा और 2 बॉन्ड बने हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से। तो एक इसमें जो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का, इधर भी एक ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में ख़त्म हो गए, जबकि 6 हैं बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, तो 6 में 2 बॉन्ड बनाने में उपयोग हो गए, तो कितने बचे 4, तो इसीलिए 2 डॉट डॉट दिखाया गया, तो यहाँ पर 2 डॉट डॉट दिखाया गया। तो इस तरह से हमको इन छोटी छोटी बातों को
समझ करके काम करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सब जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये सब इलेक्ट्रॉन रागी हैं। कह रहे हाइड्रोक्साइड OH माइनस, साइनाइड आयन NC माइनस तथा कार्बाइड आयन कार्ब ऋणायन यानी कार्बेन आयन R3C माइनस इलेक्ट्रॉन रागी के कुछ उदाहरण हैं। उदासीन अणु जैसे H2O, इसमें 2 पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, और R3N में भी 2 पेयर यहाँ दिखाए गए हैं। 2 पेयर होंगे क्योंकि 5 बचेंगे, 7N 14 होता है। तो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 7N 14 तो 2, 5 में 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन का, तो 4 बच गए, तो 2 यहाँ डॉट दिखाए जाएंगे। इंग्लिश वाले में थोड़ा गड़बड़ है। R2O यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। आदि भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण नाभिक रागी की भांति कार्य करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। यहाँ पर गलत लिखा है। यहाँ पर देखिए OH माइनस, साइनाइड आयन तथा कार्बाइड आयन इलेक्ट्रॉन रागी के कुछ उदाहरण हैं। देखिए थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है नेगेटिवली चार्ज आयन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज हाइड्रोक्साइड, साइनाइड आयन, कार्बेन आयन। ये some example of nucleophile are the negatively charged nucleophile। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन रागी लिखा है, न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी लिखा होना चाहिए, क्योंकि ऋण आवेश है तो जाहिर सी बात है कि धन इससे प्रेम करेगा। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल इसको काट करके नाभिक रागी लिख दीजिए। नाभिक रागी यहाँ गलत लिखा हुआ। तो छोटी छोटी गलती हम लोग पकड़ते चलेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉन रागी के उदाहरणों में। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल दे रहा है। इलेक्ट्रॉन रागी के उदाहरणों में कार्ब धनायन यानी कार्बोकेटायन और कार्बोनिल समूह अर्थात अथवा एल्किल हैलाइड वाले उदासीन अणु सम्मिलित हैं। तो यहाँ से हम लोग इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो ऊपर जो हमने पढ़ा वो न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल थे। अब ये नीचे हम इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। जैसे कार्बोकेटायन यानी कार्बन धनायन और कार्बोनिल आयन, कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप जो है, अथवा एल्किल हैलाइड जैसे R3CX, CX यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब वाले उदासीन अणु सम्मिलित हैं। तो ये सब उदासीन है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन रागी हैं। इलेक्ट्रॉन रागी इसलिए हैं क्योंकि इसमें तो देखिए धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन चाहेगा। यहाँ पर क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी यानी इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगी। इसी प्रकार जितने हाइड्रोजन होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, इसलिए भी ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रागी हैं। उदासीन होते हुए भी ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब देखिए कह रहा है कार्ब धनायन यानी कार्बोकेटायन का कार्बन केवल खष्टक होने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। इसमें खष्टक होता है यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 और चाहिए 8 पूरा करने के लिए। अगर अष्टक पूरा हो जाए तो फिर वो अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए अष्टक पूरा करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है तथा नाभिक रागी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। ध्यान दीजिए, कार्ब धनायन का कार्बन केवल खष्टक होने के कारण
इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, तथा नाभिक रागी से, यानी जो नाभिक से प्रेम करता है, तो नाभिक से कौन प्रेम करता है? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक रागी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, तो नाभिक रागी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अब आगे कह रहा है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है, जितनी रिएक्शन मैकेनिज्म है ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें अंडरलाइन करना पड़ेगा। एल्किल हैलाइड का कार्बन आबंध ध्रुवता के कारण इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र बन जाता है, जिस पर नाभिक रागी आक्रमण कर सकता है। तो एल्किल हैलाइड मतलब जैसे एल्किल ग्रुप कोई जोड़ दीजिए, जैसे CH3Cl हो गया। अब जाहिर सी बात है कि Cl हाइड्रोजन परमाणु है, तो हमने आपको बताया कि जितने हाइड्रोजन वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं ज़्यादातर। फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा। तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये बांड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जब अपनी ओर खींचता है तो ये पार्शियली निगेटिव हो जाता है और ये पार्शियली धनात्मक हो जाता है। पार्शियली के लिए डेल्टा लिख देते हैं इस तरह से। तो वही कह रहा है कि एल्किल हैलाइड का कार्बन आबंध ध्रुवता के कारण इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र बन जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें पॉजिटिव आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगा। इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला केंद्र ही इलेक्ट्रॉन रागी कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र बन जाता है, जिस पर नाभिक रागी आक्रमण कर सकता है, जिस पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो अब उसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से वो ऋण ज़्यादा रहेगा, तो धन की ओर भागेगा, तो यहाँ पर आक्रमण कर देगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आक्रमण कर सकता है। तो ये चीज़ें अगर बारीकी से थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ लेंगे, तो आगे जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इनको थोड़ा सा हम लोग बारीकी से समझेंगे और करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए कह रहा है, निम्नलिखित अणुओं में सहसंयोजी आबंध के विषम अपघटनी विदलन से, यानी हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है। एक तरफ धनात्मक बनेगा, एक तरफ ऋणात्मक, मतलब हेट्रोलिटिक का मतलब असमान। तो असमान में जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ समान इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, एक तरफ चले जाएंगे, तो एक तरफ धनावेश बनेगा, एक तरफ ऋण आवेश। तो विषम अपघटनी विदलन से सक्रिय मध्यवर्ती का निर्माण वक्र की तीर की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। तो तीर से हमको बताना है का खा गा में। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है इसको, तो CH3SCH3 है हमारे पास, तो सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है, उससे टीपो हमने याद कराया था। तो O ऑक्सीजन फिर सल्फर, तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और उससे नीचे सल्फर है, तो थोड़ा ही कम उससे इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जाहिर सी बात है कि जो आबंध है उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसलिए तीर इधर को बनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये बांड का इलेक्ट्रॉन जब इधर को आएगा तो बांड टूटेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो धनात्मक लिखा गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो ऋणात्मक लिखा गया। एक ही आबंध है, इसलिए एक ही धनात्मक है, एक ही ऋणात्मक। अब CH3CN में देखिए नाइट्रोजन हमारा, हमने आपको बताया था फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन याद कराया था। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है पूरी पीरियाडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन इधर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, इसलिए तीर इधर बनाई गई। अब ये बांड टूटेगा तो CH3 पॉजिटिव होगा और ये बांड वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो CN निगेटिव हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए CH3 और ये Cu कापर है। कापर मेटल है। मेटल क्या होती हैं, ज़्यादातर धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करती हैं मेटल। इसलिए चूंकि ये धातु होने की वजह से अब ये इधर को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो इधर को जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये धनात्मक हो जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो CH3 माइनस बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 8.12 एग्जाम्पल। कह रहा है कारण स्पर्श करते हुए निम्नलिखित को नाभिक रागी तथा इलेक्ट्रॉन रागी में वर्गीकृत कीजिए। तो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक में हमको वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर देखिए जिसमें निगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उसे आँख मूंद करके हम नाभिक रागी में रखेंगे, यानी नाभिक इसको खींच लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर BF3 आ गया, C2H5O आ गया, O में भी निगेटिव है तो आँख मूंद के नाभिक रागी हो जाएगा। अब यहाँ पर CH3 का होल थ्राइसियन है और 2 ये देखिए डॉट बनाएगा, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ये भी नाभिक रागी के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से H2N निगेटिव है देखिए, तो यहाँ भी निगेटिव चार्ज है तो ना इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो नाभिक इसको खींचेगा, इसलिए नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल में आ जाएगा। तो इसको वर्गीकृत कर दिया गया। तो इतने हमारे नाभिक रागी में आएंगे। अब देखिए कह रहा है इन स्पीसीज पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है सबके पास, ये चाहे बिंदु के रूप में चाहे निगेटिव ऋण चार्ज के रूप में। अब इलेक्ट्रॉन रागी जो इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, फ्लोरीन हमारी तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी। यहाँ पर Cl+ पॉजिटिव चार्ज है, ऋणायन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन रागी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रागी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रागी। नाभि होता तो नाभिक और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन रागी में आ जाएंगे। इन पर इलेक्ट्रॉनों का केवल खष्टक है, यानी 6 है, बाहरी कक्षा में 8 चाहिए, जिसके कारण ये नाभिक रागी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर भी 6 है, 3 बाण है देखिए। क्लोरीन में 17 होता है, 1 निकल गया तो बाहरी कक्षा में 2,8,7 थे, 1 निकल गया तो 6 बचेंगे। और इसमें भी 2 आबंध बना लिए तो 6 बचेंगे 8 में से। ऐसे ही सब में होंगे, 6 हैं बाहरी कक्षा में तो 8 चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रोफिलिक। अब उदाहरण नंबर 8.13 आ जाता है। तो यहाँ पर देखें निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र इंगित कीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक केंद्र हमको बताना है, तो जहाँ पर धनावेश होगा वही इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तारांकित कार्बन इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र हैं, क्योंकि आबंध ध्रुवता के कारण इन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान दीजिए ऑक्सीजन हमारी बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी। तो जिधर खींचते हैं उधर तीर लगाते हैं, तिरछा थोड़ा सा, तो यहाँ पर स्टार बन गया, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा, क्योंकि यहाँ पर धनावेश है पार्शियली, इसलिए ऋणावेश की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र यहाँ पर आक्रमण करेंगे। इसी प्रकार से CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, तो ये इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, तो यहाँ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करेगा। इसी प्रकार आयोडीन हाइड्रोजन है चूँकि, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर धनावेश पार्शियली, यहाँ पर पार्शियली ऋण आवेश होगा, तो ये केंद्र बन जाएगा इलेक्ट्रॉन रागी का। तो कैसे ये सब केंद्र बन गए, ये चीज़ निकल के सामने आ गई।
अब देखिए कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संचलन, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।